हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का 3rd चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। मीन्स कंपनी का ग्रामीण क्षेत्रों में शासन। इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कंपनी अब ग्रामीण इलाकों को कॉलोनाइज करती है, किस तरीके से उन्हें अपने अंडर में लेती है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। द कंपनी बिकम्स द दीवान। तो कंपनी अब क्या बन जाती है? दीवान। कंपनी को जितने भी दीवानी राइट्स थे बंगाल के वो मिल जाते हैं। ऑन 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को द मुगल एम्पर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। और इसी के लिए एक जो इवेंट थी वो ऑर्गेनाइज की गई रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में विद अ फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस एज विटनेसेस, जिसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी और भारतीय मौजूद थे। बट इन द पेंटिंग अबाउट द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन। परंतु ऊपर जो पेंटिंग दिखाई गई है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि एक राजशाही आयोजन किया गया है, जैसे राजा महाराजाओं का होता है ना ओकेजन, एक तरीके से बिल्कुल ऐसे इस पेंटिंग में दिखाया गया है। टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्थित किया गया था। द पेंटर वॉज कमीशन्ड बाई क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ। तो क्लाइव ने अपने जीवन की इस बहुत बड़ी घटना को रिकॉर्ड करने के लिए एक पेंटर को नियुक्त किया। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। बंगाल की जो दीवानी प्राप्त हुई थी उन्हें वास्तव में उनके अंग्रेजों के जीवन की बहुत बड़ी कल्पना थी। जो सोच रहे थे वो वाकई में उनकी पूरी हुई वो कल्पना, इन्होंने जिसका इमेजिनेशन किया था। एज दीवान के रूप में कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी एंड इट्स कंट्रोल। तो दीवान बनने के बाद कंपनी जो एरिया उसके कंट्रोल में था, जो क्षेत्र उसके कंट्रोल में था, उसकी दीवानी जब उसे मिल गई तो वह वहाँ का मुख्य वित्तीय प्रबंधक बन गई थी। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब कंपनी भूमि का प्रबंधन करने और साथ ही राजस्व संबंधी संसाधनों को व्यवस्थित करने के बारे में सोच रही थी। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ये सब जो भी किया जाना था वो इस तरीके से किया जाना था ताकि जो भी खेत था उससे, जो भी क्षेत्र था उससे इतना ही पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्राप्त हो सके ताकि उनके खर्चों की पूर्ति हो सके, कंपनी के खर्चों की पूर्ति हो सके, इतना राजस्व उन्हें चाहिए था। और ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। साथ ही व्यापारिक कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना था कि इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड, जिन प्रोडक्ट्स की उसे ज़रूरत है उन्हें खरीद सके, एंड सेल व्हाट इट वांटेड, और जिन भी कीमत पर उसे बेचना चाहती है उन्हें बेच सके। ओवर द ईयर्स the company also learned that it had to move with some caution. कुछ वर्षों के बाद कंपनी ने यह भी सीख लिया था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसके लिए उसे बहुत सावधानी बरतनी होगी। बीइंग एन एलियन पावर, एक विदेशी शक्ति होने की वजह से, इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। तो उन्हें उन लोगों को भी शांत करने की जरूरत थी जिन्होंने अतीत में ग्रामीण क्षेत्र में शासन किया था। एंड एंजॉयड ऑथोरिटी एंड प्रेस्टीज, और वहाँ की प्रतिष्ठा और अधिकार को एंजॉय किया था या भोगा था। दोज हु हैड हैड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड, जिन लोगों के पास इस समय ग्रामीण क्षेत्रों के जिन लोगों के पास पावर थी उनको नियंत्रित करना जरूरी था। बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, परंतु नियंत्रित तो कर सकते थे उन्हें, परंतु उन्हें पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता था। हाउ वॉज दिस टू बी डन, तो अब ये कैसे संभव था, अब कंट्री साइड में वो कैसे कॉलोनाइज करते, कैसे उसे अपने कंट्रोल में लेते। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे किस तरीके से कंपनी ग्रामीण क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाती है, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, अपने जो राजस्व संबंधी संसाधन थे उनको व्यवस्थित करती है, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के अधिकारों को पुनर्परिभाषित करती है, एंड
एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और जिन फसलों को वो उगाना चाहती थी उन फसलों को किस तरीके से उगाती है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए रेवेन्यू यानी कि राजस्व। द कंपनी हैड बिकम द दीवान कंपनी, अब दीवान बन चुकी थी, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर, परंतु अभी भी वह स्वयं को एक व्यापारी के रूप में देख रही थी। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम, यह एक बहुत बड़ी राजस्व आय चाहती थी, बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, परंतु किसी भी प्रकार की नियमित यानी कि किसी भी प्रकार की राजस्व निर्धारण और उसका संग्रहण करने यानी राजस्व को इकट्ठा करने और फिक्स करने की किसी भी नियमित व्यवस्था को वो स्थापित करने की अनिच्छुक थी। कोई भी मतलब एक तरीके से सिस्टम नहीं बनाना चाहती थी। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. So the effort was to increase the revenue as much as it, यानी कि वो जितना अधिक हो सके उतना रेवेन्यू लेने का प्रयास कर रही थी एंड ताकि वो क्या कर सके, अच्छी मात्रा में अच्छी किस्म के कॉटन और सिल्क के कपड़ों को जितना संभव हो सके उतना सस्ता खरीद सके, सूती और रेशम वस्त्रों को जितना संभव हो सके उतना खरीद सके, उतना सस्ता खरीद सके। विद इन 5 years यानी कि 5 साल के अंदर द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। तो 5 साल के अंदर ऐसा हो गया कि जिन वस्तुओं को कंपनी खरीदती आ रही थी बंगाल में उन्हीं वस्तुओं की कीमत 2 गुनी हो गई। बिफोर 1865 1865 से पहले द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। तो 1865 से पहले कंपनी भारत से जब वस्तुओं को निर्यात करती थी, वस्तुएं खरीदती थी, तो उस समय उसे ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगाने पड़ते थे, उससे खरीदती थी। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल, अब बंगाल से ही रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता था, कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो बंगाल से जो राजस्व प्राप्त किया जाता था, जो इकट्ठा किया जाता था बंगाल से राजस्व, उसी राजस्व का इस्तेमाल, उसी रेवेन्यू का इस्तेमाल वस्तुओं को निर्यात करने के लिए किया जाता था। यानी कि जो कंपनी गुड्स खरीदती थी इंडिया से, उन्हीं राजस्व से उन वस्तुओं को खरीद करके वो अपना ब्रिटेन निर्यात करती थी। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। शीघ्र ये महसूस किया गया कि बंगाल अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही थी। Artisans were deserting places since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. जो कारीगर थे वो भी गांव को छोड़ रहे थे क्योंकि कंपनी उन्हें अपनी वस्तुओं को कम कीमतों पर कंपनी को बेचने के लिए मजबूर कर रही थी। Peasants were unable to pay their dues. साथ ही जो किसान थे वो भी बकाया नहीं चुका पा रहे थे। That were being demanded from them. जो भी उनसे जितनी भी अमाउंट की उनसे मांग की जा रही थी वो उसको नहीं चुका पा रहे थे। आर्टिजनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, साथ ही कारीगरों का जो उत्पादन था वो भी पतन की ओर था, नष्ट हो चुका था। एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शॉन साइड ऑफ कोलैप्स, साथ ही जो कृषि में होने वाली खेती उसमें भी गिरावट के चिन्ह नजर आने लगे थे। देन इन 1770 टेरिबल फैमिन किल्ड 10 million पीपल इन बंगाल, तभी 1770 में एक भयानक अकाल पड़ जाता है जिससे बंगाल में लगभग 10 लाख लोग मारे जाते हैं। About 1/3 of the population was wiped out. लगभग 1/3 आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा इस तरीके से उसका विनाश हो जाता है। नेक्स्ट है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि व्यवस्था को बेहतर करने की या कृषि व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत हुई। इफ द इकोनॉमी वॉज इन रुइंस, यदि अर्थव्यवस्था खराब बर्बाद हो रही थी, तो कुड द कंपनी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, तो कंपनी कैसे अपनी राजस्व से आय प्राप्त कर सकती थी, एक निश्चित आय जो उन्हें राजस्व से मिल रही थी, और अगर अर्थव्यवस्था खराब तो उससे कैसे रेवेन्यू मिलता है, तो उस प्रश्न उठता है इस चीज़ के लेकर के। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट, अधिकतर कंपनी अधिकारियों ने महसूस किया दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू इनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड, कि सबसे पहले तो भूमि में निवेश यानी भूमि में सुधार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सबसे पहले भूमि में सुधार की ज़रूरत है और साथ ही एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब भूमि में निवेश किया जाएगा और भूमि और कृषि में सुधार किया जाएगा तभी जाकर के इकोनॉमिक जो वहाँ की इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी, वो सुधरेगी।
हाउ वॉज दिस टू बी डन, अभी कैसे किया जा सकता था। आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट, लगभग डिबेट के 2 दशकों के बाद, इस प्रश्न पर जो डिबेट चली थी, जो विवाद चला था, जो बहस चली थी, उसके 2 दशकों के बाद द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट 1793, कंपनी ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, इस सेटलमेंट के अनुसार द राजाज एंड ताल्लुकदार वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार, सभी राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में रखा गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पेजेंट्स, उनसे किसानों से उनसे जो जमींदार होते थे उनसे किसानों से रेंट कलेक्ट करने के लिए कहा गया, किराया इकट्ठा करने के लिए कहा गया। एंड पेड रेवेन्यू टू द कंपनी, और उसके बाद कंपनी को रेवेन्यू अदा करने के लिए कहा। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, जो अमाउंट पे करी जाती थी वो बिल्कुल निश्चित थी, फिक्स होती थी पूरी तरीके से। दैट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, यहाँ तक कि वो इस तरीके से फिक्स थी कि उसे भविष्य में भी बढ़ाया नहीं जा सकता था। इट वॉज फेल्ट दैट this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers, यानी कि इस तरीके से उन्हें यह महसूस हो गया था कि ये जो व्यवस्था है ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी तिजोरी में जो रेवेन्यू है वो ना सही समय पर आता रहे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, साथ ही उन्होंने इसी व्यवस्था के साथ साथ जमींदारों को भी भूमि में सुधार करने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए कहा, यानी कि भूमि में निवेश करो ताकि उसमें सुधार हो, ये कहा उनसे, जमींदारों से। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। अब क्योंकि जो रेवेन्यू की जो मांग, जो उन्होंने रेवेन्यू फिक्स किया था वो फिक्स था, मतलब परमानेंट था, वो बदलना नहीं था, उसमें कोई बदलाव नहीं होना था, जितना उन्हें लेना था उन्होंने फिक्स कर रखा था कंपनी ने, ठीक है। तो रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, जो स्टेट ने जो डिमांड करी थी रेवेन्यू की, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रही थी, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। जब रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी तो इसी कारण से ज़मींदारों को जो लैंड में, यानी कि जब उसमें भूमि में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता था तो उसका बेनिफिट जो है ज़मींदारों को मिलता था। तो कहने का मतलब ये है कि इस परमानेंट सेटलमेंट का एक फ़ायदा, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मिल रहा था वो ज़मींदारों को मिल रहा था, क्योंकि कंपनी ने तो रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। अगर मान लो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, फसल बहुत अच्छी होती है, तो उसका लाभ किसको मिलेगा, ज़मींदारों, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट तो उसको दे दिया कंपनी को, बाकी उसके बाद जो बचेगा वो किसके पास गया, ज़मींदारों के पास। Now I'm stopping here. Thank you so much for watching this video. Please do comment, like and share and subscribe also.